गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बहुत दिन हो गया है जब से मेरी आप सबसे मुलाकात हुई है। एटलीस्ट मेरे साइड से आप सब ने पिछला वाला वीडियो 3 दिन पहले ही देखा होगा, पर गोवा आने के बाद से अब 1 महीने से भी ज्यादा हुआ है और मैंने कैमरा खोल के रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया। इसके पीछे एक मेन रीजन है। यूजुअली जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो ट्रैवलिंग करते वक्त और घर पे, इन दोनों के बीच में मैं एक बहुत अच्छी खासी बाउंड्री सेट कर पाता हूँ, जिससे मैं ट्रैवलिंग करते वक्त वहां पर जो भी अच्छा खाना है, जो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स है, उन्हें पूरे दिल के साथ अच्छे से एंजॉय कर पाता हूँ। और वापस घर आने के बाद मेरी जो डेली डिसिप्लिन लाइफ है, मेरा जो डेली डाइट है, उन सारी चीजों पे वापस अच्छे से फोकस कर सकता हूँ। पर यार इस बार की जो गोवा ट्रिप थी वो थोड़ी सी अलग थी। 5 दिनों में इतना ज्यादा खाना खाने की वजह से और फूड इतना ज्यादा एंजॉय करने की वजह से मैं मेंटली थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, जिससे घर वापस आने के बाद जिंदगी में पहली बार मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। यूजुअली ट्रैवलिंग से वापस आने के बाद जिस दिन मैं घर पहुंचता हूँ उस दिन से मेरा डाइट ऑन पॉइंट रहता है, पर इस बार ये करना इतना ज्यादा आसान नहीं था और ये मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि मैं खुद से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ और मैंने इन पिछले कुछ सालों में जो भी विल पावर और जो भी मेंटल टफनेस बिल्ड किया है, उसकी मेजॉरिटी कुछ दिनों के बैड डिसीजंस की वजह से चली गई। घर आने के बाद वो पहला एक हफ्ता मेरे लिए मेंटली सबसे ज्यादा मुश्किल था। यार गोवा में कैसे था, हम हर मील करने के लिए बाहर जा रहे थे और दिन में जो भी खाने का मन किया उसे बहुत इजीली हाँ कह रहे थे। इस सब के चक्कर में हम खुद को ये बता रहे थे और खुद को इंटरनली ये बता रहे थे कि हम गोवा सिर्फ एक बार आते हैं, पता नहीं हम वापस गोवा कब आएंगे, और ये सारे रेस्टोरेंट्स पुणे में नहीं होते तो खा ही लेते हैं। एनीवेज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं तो अच्छा खासा खाना तो बनता ही है। ये जो इंटरनल डायलॉग था, ये खुद को बार बार बताने की वजह से हम इंटरनली थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। तो घर आने के बाद जब मैंने खुद को बताया कि मुझे मील 1 के लिए ये मिलने वाला है और मील 2 के लिए ये मिलने वाला है, तो इन दोनों मील्स के बीच में एक तो भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और क्रेविंग्स बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थे। और मैं एक ऐसा ह्यूमन बीइंग हूँ जिसको पास्ट में अपने क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना आ गया है, पर गोवा के 5-6 दिनों में खुद को इतने बार हाँ बताने की वजह से, खुद को परमिशन देने की वजह से मेरे ब्रेन में विल पावर का जो सेक्शन था वो सॉफ्ट हो गया था। और घर आने के बाद मैंने इतने सारे नट्स खाए हैं, बाहर का खाना खाया है, घर पे अगर पार्ले जी या मारीगोल्ड है तो रात को वो खाया है। ये सारी चीजें करने की वजह से मेरी फिजिक थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। फिजिक सॉफ्ट होना ये मेरे लिए इतनी सैड बात नहीं है, पर फिजिक से ज्यादा मेंटली सॉफ्ट होना, उससे मैं बहुत ज्यादा अफेक्ट होता हूँ। और यही रीजन है कि गोवा से घर वापस आने के बाद से मैंने एक भी यूट्यूब वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं खुद के क्रेविंग्स को और अपने मेंटल टफनेस को बिल्ड नहीं कर सकता, और अगर मैं आप सबके साथ जो भी चीजें यूट्यूब पे शेयर करता हूँ वो खुद फॉलो नहीं कर सकता, तो मैं कैसे वीडियो बनाऊं। अगर मैं उस कंडीशन में कैमरा उठा के वही चीजें प्रीच करूंगा तो मैं एक स्कैमर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कर नहीं रहा। इसीलिए मुझे ऑन ट्रैक आने के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना लगा, पर आई एम हैप्पी टू से दोनों फिजिक और मेंटालिटी वापस आ गई है। इससे ये पता चलता है कि डाइटिंग सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं है, डाइटिंग में एक बहुत ही बड़ा मेंटल कंपोनेंट होता है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है जो विल पावर से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है। ये एक ऐसा रीजन होता है कि जब आप एक ऐसी चीज करोगे जो आपको नहीं करनी है तो ये ब्रेन रीजन साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आप एक फैट लॉस फेज में हो, आपको रात के बीच में एक क्रेविंग आता है और आपको पता है कि आपके किचन में सीरियल का डब्बा पड़ा है, पर आप खुद को बताते हो नहीं मैं फैट लॉस फेज में हूँ, आप उस क्रेविंग को बैटल करते हो और इन दी एंड सीरियल नहीं खाते, तो आपने एक ऐसी चीज की है जो आपको दिल से करनी थी पर आपने नहीं की। ये करने से आपके ब्रेन के अंदर वो जो रीजन है वो साइज में थोड़ा सा ग्रो होता है, आपकी विल पावर 1% इंक्रीज होती है, और नेक्स्ट टाइम जब एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको विल पावर यूज करने की जरूरत है तो आपको उतनी ही ज्यादा आसानी होती है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि डाइटिंग करते वक्त जो पहला हफ्ता होता है वो यूजुअली सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और जैसे आप डाइट करते जाओगे वैसे डाइटिंग फेज मेंटली थोड़ी सी आसान बनती जाती है। वीक 1 में आपको जो क्रेविंग्स दूर भगाने पड़ते हैं, उसके कंपैरिजन में वीक नंबर 10, वीक नंबर 11, उस पॉइंट तक आप मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होते हो दैट यू डोंट नीड टू फाइट इट दैट मच हियर। पर हाँ यार, वीडियो वापस बना के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि मैं अपने ओरिजिनल वर्जन पे धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि गोवा जाने की पहले वाली जो फिजिक
फिजिक थी वो अभी तक 100% वापस आई है, पर आई थिंक हम बहुत क्लोज हैं और अगले एक हफ्ते के बाद हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। और ये जो अगला एक हफ्ता है लीडिंग अप टू दैट पीक फिजिक, वो मुझे अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है। ऑल्सो अभी मैं आप लोगों से जहां पर बात कर रहा था वो मेरे सोसाइटी की एक नई एरिया है। मैं जब छोटा था तब से वो जो भी प्लॉट था वो खाली पड़ा था। 15-16 सालों के लिए वहां पर कुछ नहीं था और सोसाइटी की जो भी कमेटी थी, जो भी टीम थी, वो आई थिंक 2008 से बात कर रहे थे कि वहां पर हम क्लब हाउस बनाएंगे, एक अच्छी खासी पार्क बनाएंगे, बैडमिंटन कोर्ट्स बनाएंगे। और ये जो भी सपने थे, ये जो भी प्रोमिसेस थे, वो सब अगर आप एक बच्चे को सुनाओगे तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होगा। किसको अपने खुद के सोसाइटी में ये सारी चीजें नहीं चाहिए? तो हम सब मतलब मैं, नील, सोसाइटी के और दोस्त, हम सब बचपन से इंतजार करते जा रहे थे कि कब बनेगा कब बनेगा। पर कुछ महीने पहले 17-18 सालों के बाद वो क्लब हाउस फाइनली बना है। एरिया बड़ी सुंदर है, पार्क है, बहुत ग्रीन टोन्स है, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद आता है। तो अभी मेरे सोसाइटी में जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं खुश हूँ। हमारा टाइम चला गया, पर मैं मोस्टली अगले वीडियो में जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा तब आपको उस पार्क की एक टूर दिखाऊंगा, क्योंकि देखने में बड़ी सुंदर है। पर यार एक चीज जरूर है, बुरे फेजेस आए या अच्छे फेजेस आए, एक ऐसी बात जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि मुझे इस फिटनेस स्पेस में थोड़ी बहुत सफलता मिली है, वो है कि बुरे फेजेस होने के बावजूद मैं कभी ट्रेनिंग रोकता नहीं हूँ। हाँ, जिम के बाहर मेरा जो न्यूट्रिशन था वो इस पिछले 3 हफ्तों में ऑन पॉइंट बिल्कुल नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने डीमोटिवेट होके जिम जाना ही छोड़ दिया है, अपना कार्डियो ही छोड़ दिया है। वो चीज तभी भी कंटिन्यू थी। पिछले 3 हफ्तों में मैंने सिर्फ एक रेस्ट डे लिया, वो भी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवाने के बाद। पर वो छोड़ के मैंने हर दिन अपनी ट्रेनिंग की, हर सेशन में प्रोग्रेस किया। सारे सेट्स तभी भी फेलियर तक थे। अगर आपने 7.5 सालों का एक स्पेक्ट्रम देखा तो वो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इसीलिए मेरा आप सबसे यही मैसेज होगा कि अगर आपके लाइफ में बुरी फेज चल रही है, अगर आपको मेंटली वीक लग रहा है, जॉब स्ट्रेस की वजह से आप ठीक से डाइट पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो ट्रेनिंग मत छोड़ना। इनफैक्ट ऐसे बुरे फेजेस में ट्रेनिंग आपके लिए वो एस्केप बन सकता है। जिम में जो आप 1 घंटा बिताते हो, वो 1 घंटा ऐसे सोचो कि आपको लाइफ के जो भी स्ट्रेसेस है उससे एक एस्केप मिल रहा है। जो भी हो, ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए। तो यार मैं बचपन से क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए आईसीसी की जब भी कोई भी टूर्नामेंट होती है तो वो टूर्नामेंट चलते वक्त मैं हर इंडिया मैच का इंतजार कर रहा होता हूँ। और मैं इस टाइप का क्रिकेट फैन हूँ कि मैं दोनों इनिंग्स का हर एक बॉल अच्छे से देखूंगा और अपना जो भी शेड्यूल है, जो भी दिन के काम है, वो उस मैच के अराउंड मूव करके कॉल्स, मीटिंग्स, शूट्स, ये सब 2:30 बजे के पहले फिट इन करके मैच देखने के लिए बैठूंगा। कल थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सेमीफाइनल। पहले इनिंग्स में जब ट्रेविस हेड बैटिंग करने के लिए आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 2023 साल के वर्ल्ड कप फाइनल का जो भी ट्रॉमा था वो थोड़ा बहुत वापस आया, पर फॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गया। स्टीव स्मिथ ने एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली, वो भी देखने को बहुत मजा आया। और जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म हुई तो 263, 264 ये टारगेट देख के थोड़ी सी नर्वसनेस आई और दिमाग में ये भी था कि इंडिया ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच हारी नहीं है। और हमारी टीम की एक टेंडेंसी होती है कि अगर ग्रुप स्टेज में इंडिया कोई मैच हारती नहीं है तो नॉकआउट गेम, जो गेम सच में मैटर करता है, उसमें हमारा पोपट हो जाता है। तो ये दोनों चीजें दिमाग में रखते हुए मैं सेकंड इनिंग्स देखने के लिए बैठ गया। पहले 10 ओवर में 2 विकेट गिर गए, टेंशन बढ़ने लगा, नर्वसनेस आने लगी। पर फिर 4th विकेट पार्टनरशिप विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन दोनों ने गेम को थोड़ा बहुत सॉलिडिफाई किया, वो देखने में बड़ा अच्छा लगा। पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेम और क्लोज मैच ना होना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए लास्ट के जो 10 ओवर थे, जहां पर हमारा रिक्वायर्ड रन रेट 6 था, विकेट सिर्फ 5 थे, वो हर एक बॉल देखने में और जो भी इमोशंस के रोलर कोस्टर्स थे वो एक्सपीरियंस करने में बड़ा मजा आया। इन दी एंड रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, हम फाइनल तक पहुंच गए, पर काफी क्लोज गेम था। इस सेमीफाइनल से मुझे 2011 साल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल की बहुत याद आ गई, जब युवराज सिंह ने बढ़िया इनिंग्स खेली थी। वो मैच भी सेम थी, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग की थी, इंडिया चेज कर रही थी और उस टाइम पे ब्रेट ली, शॉन टेट, मिचेल जॉनसन, ऐसे बॉलर्स के खिलाफ हमने एक अच्छी खासी टोटल चेज की थी। मुझे बिल्कुल उस मैच की याद आई। अगर आप एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन हो, मैंने अभी जो मैच डिस्क्राइब की, आपको दिमाग में उसका एक फोटो आया होगा। पर हाँ, अब संडे को फाइनल है,
है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनलिस्ट कौन होने वाला है ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है, आइदर साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। अगर साउथ अफ्रीका होगा तो देखने में काफी मजा आएगा। आई थिंक उनको हमारी टीम से थोड़ा सा बदला लेना है। अगर मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता, अगर मैं फिटनेस स्पेस में नहीं होता, आई थिंक मैं एक बढ़िया क्रिकेट जर्नलिस्ट बनता। पैशन है यार क्रिकेट की बचपन से। और ये भी है, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर होंगे तब मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। मैं क्रिकेट को सचमुच मिस करूंगा और आई थिंक मैं पुराने मैचेस के हाईलाइट्स बहुत बार देखूंगा। कितना देखा तूने मैच कल का? 3 ओवर लास्ट के। मिस किया हाँ, हार्दिक पांड्या का भी इनिंग नहीं देखा, केएल राहुल का देखा। मैं होप कर रहा था कि ये देख रहा था, बिकॉज कोहली 84 पे था, उसकी सेंचुरी होने वाली थी, उसको भी रिग्रेट हुआ। मैंने सिर्फ अवधूत को मैसेज डाला ब्रो और एक हार्ट ब्रेक इमोजी, क्योंकि दिल टूट गया। और आई डोंट थिंक और कोई कोहली का इतना बड़ा फैन है। मैं बहुत बड़ा है। तो मैं कुछ दिन पहले अपने कायरोप्रैक्टर प्रीतिश के पास गया था, जस्ट एक होल बॉडी असेसमेंट करवाने के लिए। और उस असेसमेंट में प्रीतिश ने मेरा QL मसल ड्राई नीडलिंग किया था, जिसकी वजह से अभी लोअर बैक और मेरा नेक, ये दोनों रीजन्स थोड़े से सोर है। इसीलिए प्रीतिश ने एडवाइस किया कि अगले कुछ वर्कआउट्स के लिए इतना हैवी मत जा। इसीलिए हम हमारी पुरानी ट्रेनिंग स्टाइल अगले कुछ दिनों के लिए फॉलो करेंगे। तो सेट्स अभी भी इंटेंस होंगे, सिर्फ एक फर्क होगा कि एग्जीक्यूशन पे हम अच्छे से ध्यान देंगे, स्लो एंड कंट्रोल लगाएंगे और हमेशा की तरह फेलियर तक पुश करेंगे। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Not done yet. Not done yet. Not done yet. मैं आपको अभी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपको अपने फैट लॉस जर्नी में कई एडवांटेजेस आ सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मसल ग्रोथ के लिए बेस्ट नहीं है। मसल ग्रोथ के लिए अगर आपको सारी चीजें ऑप्टिमाइज करनी है तो साइंस और रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि आपको पूरे दिन में अपना टोटल प्रोटीन इंटेक 5 इवनली स्प्रेड आउट मील्स के थ्रू कंज्यूम करना चाहिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। इसके पीछे एक रीजन है, आपको पूरे दिन में मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए 5 अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो अगर आप टोटल प्रोटीन गोल 5 मील्स के थ्रू इवनली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको वो जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस की अपॉर्चुनिटी है वो आपको मैक्सिमाइज करने को मिलेगी। पर अगर आपको बेस्ट और इजीएस्ट फैट लॉस रिजल्ट चाहिए तो आपको एक मेन दुश्मन को टैकल करना सीखना पड़ेगा और वो है हंगर। हंगर सबसे बड़ा रीजन होता है कि सारे फैट लॉस फेजेस फेल होते हैं। अगर आपको बहुत भूख लग रही है और आप हर बार खाना खा रहे हो तो आप पूरे दिन के एंड तक अपने टोटल कैलोरी बजट के ऊपर जाओगे। हंगर को दूर भगाने के लिए और हंगर को अच्छे से टैकल करने के लिए मुझे फास्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है। 1 मील अ डे एक बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी हो सकती है जो आई डोंट थिंक ज्यादा लोग फॉलो कर पाएंगे
सके। इसीलिए अगर आपने एक 2 मील्स अ डे स्ट्रैटेजी फॉलो की और खुद के लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट किए कि मैं पहला मील 12 बजे करूंगा, अगला मील 8 बजे करूंगा और फिर सोने के लिए जाऊंगा, अगर आप ऐसे खुद के लिए रिस्ट्रिक्शन सेट करोगे और वो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करोगे तो उस पहले मील और दूसरे मील के बीच में वो जो भी फास्टिंग विंडो रहती है उसमें आपको हंगर को टैकल करना सीखना पड़ेगा। एंड दैट इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में हम बोर्डम को हंगर के साथ कंफ्यूज करते हैं। लंच हमने 2 घंटे पहले किया है, दोपहर को हम लंच ब्रेक ले लेते हैं, काम से ब्रेक ले लेते हैं, टीवी खोलते हैं। इवन दो हमने लास्ट मील 2 घंटे पहले किया है, हम किचन में जाके कुछ स्नैक खा लेते हैं। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि मुझे भूख लगी है, व्हेन इन रियलिटी आप बोर्ड हो। तो बोर्डम को हंगर से डिफरेंशिएट करना एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है जो फास्टिंग आपको अनलॉक करके दिखा सकता है, क्योंकि आपने खुद के लिए बाउंड्री सेट किया है। मैंने 12 बजे खा लिया है, अगला मील मुझे 8 बजे ही मिलेगा, उसके बीच में मैं सिर्फ पानी, सिर्फ ब्लैक टी और सिर्फ ब्लैक कॉफी पी सकता हूँ। मैं उस फास्टिंग विंडो में एक भी कैलोरी कंज्यूम नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शन सेट होने की वजह से जब आप 3 बजे फॉर एग्जांपल टीवी देखते देखते बोर हो जाओगे और आपके दिमाग में इंस्टेंटली ये थॉट आ जाएगा कि मुझे किचन से कुछ लेके आना चाहिए, तो आपको याद आ जाएगा कि यार मैंने खुद के लिए रूल सेट किया है, मैं इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। फिर आप नोटिस करोगे कि वो जो हंगर था वो हंगर नहीं था, वो बोर्डम थी, क्योंकि 1 घंटे के बाद यू विल फील जस्ट फाइन। तो खुद के लिए रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज सेट करो और उनको फॉलो करो। Good reps only. Not done yet. Class. Not done yet. अगर आप पूरे जिम को एनालाइज करोगे तो एक ऐसी मशीन जो सबसे ज़्यादा क्राउडेड रहती है वो है केबल स्टेशन। इसीलिए आजकल मैं जितने एक्सरसाइजेस वहाँ से हटा के कहीं और लगा सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसका एक एग्जांपल एक लैटरल रेज वेरिएशन है जो मुझे पिछले चेस्ट डे पे मिला। इसके पहले मैं लैटरल रेजेस के लिए केबल स्टेशन पे जो केबल फ्लाइज की अटैचमेंट होती है वो दोनों नीचे सेट करके सेम टाइम पे केबल लैटरल रेज लगाता था, पर दोनों फ्री मिलना ये बहुत रेयर हो गया है। इसीलिए मुझे एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन मिला। अगर आप रेगुलर डंबल लैटरल रेज ऑब्जर्व करोगे जो बिना किसी सपोर्ट के हम परफॉर्म करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्विंगिंग और बहुत ज्यादा मोमेंटम पिक्चर में आ जाता है। इसीलिए इस वेरिएशन में मैं अपनी पूरी बॉडी एक पिलर के अगेंस्ट स्टेबलाइज करता हूँ और फिर लैटरल रेज काफी स्ट्रिक्ट तरीके में परफॉर्म करता हूँ। इससे ए आप ज्यादा लोड उठा नहीं सकते, बी स्विंगिंग कम होता है और सी सारा टेंशन साइड डेल्ट्स पे आता है। Not done yet. Not done yet.
Not done yet. Not done yet. Not done yet. Not done yet. लास्ट सेट, बेस्ट सेट, लेट्स गो होम। सो एक ऐसा पॉइंट हुआ करता था जब मेरे साइड डेल्ट्स अपने पूरे फिजिक का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट था, पर धीरे धीरे ओवर द इयर्स मैं खुद को ये बताते गया कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसीलिए उन पे मेरा फोकस कम होते गया और दूसरे मसल ग्रुप जैसे चेस्ट ये डोमिनेट करने लगे। पर अब इस साल में मुझे अपने साइड डेल्ट्स को वापस एक फ्रीकी लेवल तक लेके आना है जिससे वो चेस्ट को मैच करे, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक लैटरल रेजेस से मैं इतना पक गया था कि मैं सिर्फ OHP करता था, पर अब ये नया वेरिएशन भी मिला है, काफी अच्छा साल जाएगा। और एक हफ्ता फिर प्री गोवा वाली फिजिक आएगी वापस। लास्ट क्लास। आज का पोस्ट वर्कआउट मील थोड़ा सा अलग है। आई डोंट थिंक मैंने इस चैनल पे कभी खुद को राइस खाते वक्त दिखाया है, पर मेरी अभी एक काफी इंटेंस चावल वाली फेज चल रही है। इससे मुझे अपने कॉलेज दिनों की बहुत याद आती है, बिकॉज ये एग्जैक्ट सेम मील मैं ईज और कन्वीनियंस के लिए अपने JEE के क्लासेस के लिए लेके जाता था। रोटी, सब्जी और दाल, ये सारी चीजें टिफिन में कैरी करना थोड़ा सा मेसी हो जाता था, इसीलिए मैं हर दिन एग फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस ये अपने टिफिन में कैरी करके लेके जाता था। और आजकल मैं ये दोनों मील्स वापस अपने डेली डाइट में कंज्यूम कर रहा हूँ। यूजुअली मैं अपने डाइट में चावल इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि चावल में फाइबर ना होने की वजह से चावल सेम कैलोरीज के लिए मेरे पेट को इतना भरा हुआ नहीं रखता। बाकी के जो भी कार्ब सोर्सेज होते हैं, जैसे ओट्स, जैसे सब्जियां या आलू, वैसे कार्ब सोर्सेज सेम कैलोरीज के लिए मेरे पेट को यूजुअली ज्यादा भरा हुआ रखते हैं, पर ये बस एंजॉयमेंट के लिए और थोड़े से चेंज के लिए। पर एक चीज है, चावल इजी टू डाइजेस्ट होने की वजह से डाइजेशन बहुत इंप्रूव हुआ है। कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर YouTube रिकमेंडेशंस सच में एक कमाल का वीडियो छोड़ देता है। मैं बचपन में पोकेमॉन का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आपने पूरी जापान सीरीज देखी है तो मैं जब भी जापान जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर जरूर विजिट करता हूँ, और सारे पोकेमॉन गेम्स में से जेन 4 यानी सिनो मेरा सबसे फेवरेट रीजन था। और बचपन में मैंने सिनो रीजन लिटरली स्टडी किया है। मैं बचपन में एक बहुत बड़ा नर्ड था, तो सिनो रीजन के जो भी गेम्स है वो मैंने बहुत बार खेले हैं, मास्टर किया है। अभी अगर मैं
अपने आंखें बंद करूंगा तो मैं पूरा गेम अच्छे से नेविगेट कर सकता हूँ। चेक दिस, किसी बंदे ने, रुक जाओ इसे म्यूट करता हूँ, किसी बंदे ने जेन 4 के सारे पोकेमोन के साइज कंपैरिजंस बनाया है। ये देख के बचपना वापस आता है और मुझे एक रिमाइंडर मिलता है कि मजे वाली चीजें भी कभी कभी करनी चाहिए। गार्चॉम्प, लुकारियो। मैं अगली बार जब जापान जाऊंगा तो मैं बचपन में सिनो खेलते वक्त जो 6 पोकेमोन हमेशा अपने टीम में इस्तेमाल करता था उन सबके सॉफ्ट टॉयज लेके आने वाला हूँ, बस वाइब्स के लिए। मेरे पास ऑलरेडी डियालगा और पैल्किया ये दोनों है। ये देखो अल्टीमेट पोकेमोन हैंडबुक, बता रहा हूँ बहुत बड़ा फैन हूँ। एक सक्सेसफुल दिन के बाद 17,300 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। आज मुझे दिन के काम और अपना डेली स्टेप गोल ये यूजुअल से थोड़ा सा जल्दी खत्म करना था। रीजन बीइंग, कल मैं अपने मम्मी पापा को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ एक जनरल फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। काफी सारे साल हो गए हैं जब से हमने एक हेल्थ चेकअप नहीं करवाया है और बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है वो आई थिंक एक ईयरली बेसिस पे पता होना चाहिए। इसीलिए हम कल सुबह घर से 8 बजे निकलेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। हेल्थ चेकअप्स का सिर्फ एक सीन होता है कि ब्लड टेस्ट करवाने के पहले 12 घंटों की फास्टिंग मैंडेटरी होती है। इसीलिए अगर हम घर से 8 बजे निकलेंगे और वहां पर 9 बजे पहुंचेंगे तो 12 घंटे पहले, मतलब मुझे अपना डिनर 8:30 या 9 बजे करके सो जाना है। यूजुअली मेरा लास्ट मील थोड़ा सा लेट होता है, मैं 10 साढ़े 10 बजे अपना मील करके फिर सो जाता हूँ। पर अभी 8:30 बजे मैंने लास्ट मील के लिए 120 ग्राम ओट्स और 2 स्कूप वे बनाया है और इसके बाद मैं जाऊंगा सोने के लिए। थकान वैसे काफी हुई है। आज सुबह मैंने स्ट्रेटेजिकली कोई प्री वर्कआउट नहीं लिया ताकि मुझे नींद भी जल्दी आए, तो सारे फैक्टर्स अच्छे से अलाइन हुए हैं। ट्रेनिंग सेशन हो गया, कार्डियो सेशन हो गया, अब क्या टाइम टू डू इट अगेन टुमारो। पर हाँ, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, कीप लिफ्टिंग हार्ड, नॉट डन येट।